हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। तो मित्रों, आज ये हमारा जो कल पहली वीडियो बनाई थी, तो पहली वीडियो का ही ये दूसरा पार्ट है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक पढ़ लिया था, या हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 53 से आगे बढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में है कि जो ऐतिहासिक संग्रह, मतलब जो संग्रह गढ़वाल राजा या राजवंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक हैं। यानी कि एक पुस्तक है, ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल। ठीक है, राजवंशावली की राजा नहीं, बल्कि यहाँ पर राजवंशावली देखिएगा। तो इस पांडुलिपि के लेखक हैं। तो इसका जो सही आंसर है कवि देवराज। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर है कवि देवराज, इसका सही आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 है, किस राजा को गढ़वाल क्षेत्र के 52 गढ़ियों या 52 ठकुराइयों को विजित करके एक विशाल राज्य की स्थापना करने का श्रेय जाता है, जिसे हम गढ़वाल राज्य के नाम से जानते हैं। तो गढ़वाल राज्य का जो एकीकरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? अजय पाल के द्वारा, और 15वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। ठीक है, इन्हें जो है गढ़वाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे, समस्त गढ़ों को जीतने वाला राजा अजयपाल को गढ़पाल कहकर किसने संबोधित किया था? ठीक है ना, तो इसको गढ़पाल कहने जो संबोधित किया हुआ था, ये जो है किसके द्वारा किया गया था? ये जो है राय बहादुर पातीराम के द्वारा उसको जो है क्या कहा गया था? गढ़पाल कहा गया था। ठीक है, गढ़पाल कहा गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हम देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हम देखेंगे कि भरत कवि द्वारा इस ग्रंथ में अजयपाल की तुलना कृष्णा, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम एवं इंद्र से की गई थी। तो जो मानोदय काव्य है, भरत कवि के द्वारा लिखा गया था, इसे हम लोग तो मानोदय काव्य में जो अजयपाल था, अजयपाल की तुलना किसके सापेक्ष की गई है? कृष्णा, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम और इंद्र से की गई है। और मानोदय काव्य के लेखक कौन है? भरत कवि हैं। और भरत कवि को जो है जो जहांगीर था, जहांगीर ने ज्योतिष राय की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है ना, कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ज्योतिष राय की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में क्या कह रहा है देखिए, भरत कवि द्वारा कृत इस ग्रंथ में, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है 57। अब हम लोग देखेंगे 57। इस इतिहासकार ने अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक से की थी। सम्राट अशोक से की थी। जो प्रोफेसर अजय सिंह रावत हैं, प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने अजयपाल की तुलना किसके साथ की हुई है? अजयपाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक के साथ की हुई है। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 50। तांत्रिक विद्या की पुस्तक सांवरी, एक पुस्तक का नाम है सांवरी, ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में अजयपाल को इस नाम से संबोधित किया गया है। तो अजयपाल को जो है सांवरी में किस नाम से जाना गया है, आपसे पूछ रहा है। तो अजयपाल को जो है क्या कहा गया है? आदिनाथ। क्या कहा गया दोस्तों? आदिनाथ के नाम से जाना गया है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन माना जाता है। यानी कि जब दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन चल रहा था, तो उस काल में जो है गढ़वाल क्षेत्र में किस राजा का शासक था? तो इसका सही आंसर है सहसपाल का शासन उस टाइम पे गढ़वाल में था। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं। शाह उपाधि लगाने की जो परंपरा है, इसका प्रचलन संभवतः प्रारंभ हुआ होगा। तो ये जो प्रारंभ किया, किसने किया था? बलभद्र शाह ने इसको प्रारंभ किया हुआ था। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, देवप्रिया के क्षेत्रफल, ठीक है, देवप्रिया के क्षेत्रफल मंदिर के द्वार पर 1608 का अंतिम जो शिलालेख है, इस स्थल के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख उत्कीर्ण करने वाले राजा माने जाते हैं। यानी कि देवप्रयाग में जो मंदिर है, वहाँ पर जो अंतिम एक शिलालेख प्राप्त हुआ रघुनाथ मंदिर में, वह शिलालेख किस पवार शासक से संबंधित है? ये आपसे पूछ रहा है। तो वो किससे संबंधित है? बलभद्र शाह से संबंधित है। ठीक है ना, तो देखिए जो देवप्रयाग है, यहाँ पे अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। भागीरथी नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये जो है गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख नामक स्थल से निकलती है। जबकि जो अलकनंदा है, त्रिऋषि सरोवर इधर अगर आप बद्रीनाथ के ऊपर एक है त्रिऋषि सरोवर है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे को होता है? ये जो है देवप्रयाग में होता है। ठीक है, उसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है। डॉक्टर डबराल यानी कि शिव प्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती का साम्य
इस नाम से किया है, यानी कि रानी कर्णावती को किस नाम से जाना है। तो जो पहले हम जानते हैं जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल थे, उनको जो है चारण के नाम से जाना था। किस नाम से जाना जाता है? चारण नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इनको क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इतिहासकार थे। तो इन्होंने जो है रानी कर्णावती को क्या कहा है? नागकटी रानी के नाम से जाना गया है। तो नागकटी रानी के नाम से किस लिए जानता है? क्योंकि शाहजहां का जो एक सेनापति था उसका नाम था खलीकुल्ला खां। तो खलीकुल्ला खां ने जो है यहाँ पे उत्तराखंड में आक्रमण किया था। तो जब खलीकुल्ला खां ने उत्तराखंड में आक्रमण किया तो ठीक यहाँ पे जो दुर्गावती रानी कर्णावती थी, रानी कर्णावती के द्वारा क्या किया गया? शाहजहां के जो सैनिक थे उन सभी सैनिकों को पकड़ के उनकी नाक कटवा दी थी। इसी कारण से उसको क्या कहा जाता है? नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। खलीकुल्ला के नेतृत्व में गढ़वाल राज्य पर, आइए क्वेश्चन यहीं पर आ गया इससे संबंधित। नेतृत्व में गढ़वाल राज्य पर मुगल आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था मित्रों? ये जो है 1655 में, 1655 में यहाँ पे आक्रमण हुआ था। फिर मित्रों हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 64। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसम गुरु थे, की आत्मकथा विचित्र नाटक में वर्णित है कि गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक है। तो कह रहा है उसमें वर्णित है कि पांवटा से मील की दूरी पर स्थित इस स्थल पर गढ़ नरेश और सिख केसरी के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। गढ़वाल शासक और क्या कहते हैं इधर उस टाइम पे गढ़वाल के शासक के साथ साथ उधर जो है गुरु गोविंद सिंह की तथा और एक था गुरु गोविंद सिंह की सेना के मध्य, ठीक है, युद्ध हुआ। तो ये भंगाड़ी नामक स्थान पर हुआ, भंगाड़ी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और राजा अकबर की भांति इस गढ़ नरेश का दरबार भी नवरत्नों से सुशोभित था, ठीक है, नवरत्नों से सुशोभित था। तो ये कौन से शासक थे मित्रों? ये जो है फतेह शाह, फतेहपति शाह कहते थे इनको। फतेह शाह के दरबार में नवरत्न होते थे, ठीक। फिर हम क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ को बढ़ते हैं। किसने गढ़ नरेश ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था? ललित शाह को जो है कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हर्षदेव जोशी। क्या नाम है? हर्षदेव जोशी। इन्हें जो है कुमाऊं का बेटा, इनको जो है कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। चाणक्य वैसे आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और उनके गुरु भी थे, ठीक है ना। और चाणक्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं आप सभी लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे। उसके बाद हम आते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67 में। मोहनचंद ने अपने भाई लाल सिंह की सहायता से, ठीक है, 1786 के किस युद्ध में हर्षदेव जोशी को पराजित करके कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है पालीगांव का युद्ध, जो कि 1786 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? ये हर्षदेव जोशी के मध्य और किसके मध्य लड़ा गया था? मोहनचंद के मध्य लड़ा गया था। जो हर्षदेव जोशी था उस टाइम पे यहाँ पे हाँ, जो हर्षदेव जोशी था, हर्षदेव जोशी जो है अल्मोड़ा में, दरअसल इसके पीछे कहानी है 1780 के आसपास यहाँ पे, ठीक है, ललित शाह के द्वारा यहाँ पे शासन किया। ललित शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया। तो जब ललित शाह ने आक्रमण किया तो यहाँ पर अल्मोड़ा में विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के पश्चात ललित शाह ने यहाँ पे विजय प्राप्त की। तो जैसे ही ललित शाह ने यहाँ विजय प्राप्त किया, अपना एक बेटा था प्रद्युमन शाह को यहाँ की गद्दी में बैठा दिया। फिर जब ललित शाह की मृत्यु हो जाती है, ललित शाह की मृत्यु के बाद उसका बड़ा भाई पराक्रम शाह गद्दी में बैठता है। पराक्रम शाह की भी मृत्यु हो जाती है। तो पराक्रम शाह की मृत्यु के पश्चात जो है जैसे ही प्रद्युमन शाह वापस चले जाते तो हर्षदेव को यहाँ का शासन दे के जाता है अल्मोड़ा का। तो फिर इन दोनों के मध्य, किस किस के मध्य? हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के मध्य क्या होता है? पालीगांव का युद्ध होता है, ठीक है। फिर चंदों का अधिकार पुनः जो है अल्मोड़ा पर स्थापित होता है। जो पालीगांव का युद्ध होता है 1786 में होता है, ठीक है। तो आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ को बढ़ते हैं। गढ़ नरेश एवं गोरखों के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध किस स्थल पर हुआ था? तो दोस्तों जो अंतिम युद्ध लड़ा गया था ये कहाँ पे को लड़ा गया था? ये जो है खुड़बुड़ा नामक स्थान पर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये जो है 1804 में लड़ा गया था, ठीक है ना। किस किस के मध्य लड़ा गया था ये? जो उस टाइम पे गढ़वाल के नरेश थे उनका नाम था प्रद्युमन शाह था, गोरखा सेनापति के मध्य लड़ा गया था। और 1804 में जो है खुड़बुड़ा के युद्ध में जो गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह थे वो क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से गोरखों का 1804 में गढ़वाल क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित हो गया था, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है बालो कल्याण चंद, ठीक है, के काल में। ये बालू को यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है मित्रों। इसको बालो कल्याण चंद के काल में, ठीक है, बालो कल्याण चंद के काल में इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी, मतलब इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी यह नगर,
पूर्णतः चंदों की राजधानी थी या है, और वह पहला चंद शासक था जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में मतलब वहाँ पे दरबार उनसे मिलने गया हुआ था। तो बालो कल्याण चंद जो है उनका पूर्णतः चंदों की जो राजधानी थी वो कहाँ पे को थी, वो आपका थी भैया अल्मोड़ा में, ठीक है, 1663 में इसको स्थापित किया गया था। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक कौन थे। पुस्तक का नाम है शशिवंश विनोद और उसके लेखक कौन है, गणेश सिंह वेदी, ठीक है। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कूर्मांचल में इनकी कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में सोमचंद के द्वारा इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आकर के इधर चंपावत में क्या किया हुआ था, चंपावत में चंदवंश की स्थापना की हुई थी, ठीक है। एक घर जमाई के रूप में रहे थे वो, फिर राजभंगा किले का निर्माण किया, फिर इनके द्वारा यहाँ पे शासन किया गया। फिर उनके जो वंशज हुए यहाँ पे जो वंशज चंदवंश के नाम से शासन करते रहे, ठीक है। और जो आत्मचंद था इनका पुत्र था, किसका, सोमचंद का पुत्र था, जो कि कत्यूरी रानी से उत्पन्न हुआ करता था, ठीक है। अब अगला है जो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, नजराना देने गया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका क्या गलत है पूर्ण रूपेण, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आते क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा तकनीकी खामियां हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश था। जब भारती चंद का कुमाऊं में शासन था तो ठीक इसके समकाल में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में किसका शासन, सॉरी उस समय जो है डोटी जो है पश्चिमी नेपाल का एक राज्य है, तो वहाँ पे किसका शासन था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो भारती चंद के समकालीन जो है यक्ष्मल का शासन डोटी में हुआ करता था, ठीक है। तो मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कूर्मांचल, जिसने जो है मुगल अधीनता स्वीकार कर कूर्मांचल को कारद राज्य बना दिया गया था, यानी कि एक अधीन, जैसे हम उपनिवेश बोलते हैं, ठीक है। उपनिवेश शब्द जो टर्मोलॉजी है, जब कोई भी शक्तिशाली राज्य अपने से कम शक्तिशाली राज्य के मतलब संसाधनों पर अधिकार स्थापित कर लेता है तो उसे उपनिवेश टाइप का बोलते हैं। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रुद्रचंद, क्या हो जाएगा, रुद्रचंद। और रुद्रचंद ने क्या कर दिया था, रुद्रपुर नामक की स्थापना भी की थी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे रुद्रपुर में जो पूर, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। तो गढ़वाल में जो है सरोला ब्राह्मणों की भांति, ठीक है, में कुमाऊं में भी जो है चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाने का श्रेय जाता है। तो किसको जाता है ये आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा रुद्रचंद, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रुद्रचंद इसका सही आंसर है। फिर आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ब्राह्मणों का वह वर्ग जिनका कार्य ओलावृष्टि होने पर थाली बजाकर लोगों को सतर्क करना था। तो इसका सही आंसर है था, उसको क्या कहते हैं, उन ब्राह्मणों को औली कहते थे, यानी कि ओला से ही जो है औली शब्द बना हुआ है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस कुमाऊं नरेश ने सिरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर, ठीक है, उस क्षेत्र की भूमि पर विधि पूर्वक बंदोबस्त करवाया था। कुमाऊं के किस नरेश ने कह रहा है, तो इसका 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका रुद्रचंद, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, ठीक है, 79 में। तो वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जा सकता है, जिसने 1602 में बागेश्वर के और यहाँ पे बैद्यनाथ नहीं है बल्कि ये जो मंदिर है बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है मित्रों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक यहाँ पे पेपर बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं इसका सुधार कर रहा हूँ। तो जो बागनाथ मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाया था और उस पर तांबे की शक्ति लगाई थी। तो ये जो है लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया था। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 1673 ईस्वी में गूढ़ भूमि दी थी, और साथ में ही जो है इन यात्रियों के भोजन, वस्त्र और रहने की व्यवस्था के लिए 5 गाँव की जो मालगुजारे भी निर्धारित करने वाला चंद शासक था। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो भी कौन सा है, बाज बहादुर चंद, ठीक है ना, बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। बाज बहादुर चंद का जो समकालीन डोटी शासक था वो कौन था, तो ये था देवपाल, ठीक है ना, कौन था, देवपाल। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिएगा, बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था, उसके द्वारा निर्मित मंदिरों में से एक है। तो एक हथिया देवाल जो मंदिर है उसके द्वारा निर्मित मंदिरों में से एक है एक हथिया देवाल, जो कि कहाँ पे को है, ये थल में स्थित है, ठीक है।
अब हम मित्रों अगली स्लाइड की तरफ को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83, डोटी अभियान के दौरान उद्योगचंद व ज्ञानचंद द्वारा निर्मित शोर और शिरा क्षेत्रों के मंदिरों को कहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? देवल। ठीक है। अच्छा, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का कुमाऊं का क्या कहा हुआ है? स्वर्णिम काल की संज्ञा दी गई है। तो मित्रों इसका 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्वर्णिम काल। हाँ, इसका हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, जगत चंद का जो शासन काल है कुमाऊं का स्वर्णिम काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो आइए मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ को। किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण करवाया था? अपने शासन की पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद। तो जो इसका सही आंसर है 85 का, ये कौन है? शिवदेव। ठीक है ना, शिवदेव के द्वारा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 86, इस वर्ष ठीक है ना, इस वर्ष के पश्चात कुमाऊं राज्य के कुमाऊं राज्य गढ़वाल के अधीनस्थ राज्य बन गया था, यानी किस वर्ष बना? तो जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका क्या? 1779 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। इसमें कहा है चंद काल में शूली का डांडा, ठीक है, शूली का डांडा शब्द प्रयुक्त मिलता है, तो फांसी वाले पहाड़ी को क्या कहते थे? शूली का डांडा कहते थे। जैसे फांसी का गधेरा है ना यहाँ पे नैनीताल में, तो उसी प्रकार से फांसी वाली पहाड़ी भी होती है उस टाइम पे जब सजा देते थे। ठीक है। तो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 88 में पढ़ते हैं भैया मित्रों। क्वेश्चन नंबर 88 में चंद काल में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, चंद काल में भूमि का स्वामित्व निहित था, तो ये भूमि का स्वामित्व राजा में निहित होता था। ठीक। फिर आता है 89 क्वेश्चन, चंद काल में 36 प्रकार के जो राजकर लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता? छत्तीसी कहा जाता था। 36 प्रकार के करों को छत्तीसी कहा जाता था। ठीक है। तो मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं। चंद राजा मूलतः उपासक थे, यानी कि किस भगवान की उपासना करते थे? तो चंद राजा जो है विशेष रूप से शैव, ठीक है, शैव भगवान शिव की उपासना करते थे या शैव मत के अनुयायी हुआ करते थे। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91, तिरुमल चंद द्वारा निर्मित मंदिर जो कि आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित है, तो इसका सही आंसर है जागेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पे को स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 92 का, ये कौन सा? अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना इसको कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 में, जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिपत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं 94 क्वेश्चन नंबर, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्र कौन सा पत्र समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? निविदा। टेंडर भी बोलते, जो टेंडर होता है ना उसी टाइप का, तो इसको क्या बोलते हैं? निविदा बोलते हैं। ठीक है। तो अगला आता है 95, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? 95, तो इसमें जो जो पकवान शब्द है वो सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में आएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसका सही हो जाएगा उत्तधन शिष्ट, उच्छिष्ट हो जाएगा सही आंसर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में देखिएगा, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि, ठीक है ना, वृद्धि संधि का जो सही उदाहरण है, सही उदाहरण है वो क्या है? पवित्र। ठीक है ना, पवित्र में क्या है? वृद्धि संधि है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? द्विगु समास, ठीक है, आप लोगों ने द्विगु समास पढ़ा होगा। द्विगु समास के सभी उदाहरण है सप्ताह है, ठीक है, संख्यावाची होता है द्विगु, तो इसमें जो सप्ताह और शताब्दी है ये संख्यावाची है, तो इसका सही आंसर हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन है, जेब कतरा शब्द में प्रयुक्त जो समास है वो कौन सा है? तो जेब कतरा में जो प्रयुक्त समास है ये कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष। कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया इसमें। तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप पूरा देखिएगा, फिर ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को, और आप लोगों के लिए ये वीडियो कितना लाभदायी है बताइएगा, और इस वीडियो में जो है कितनी हमसे और जहाँ पे भी किसी प्रकार की हमसे गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को हमें बताइएगा, क्योंकि गलतियाँ तो मानव स्वभाव होता है मित्रों। और इस वीडियो को कृपा करके पूरा देखिएगा, अगर आप लोगों के लिए उपयोगी लगती है आपको, और यह वीडियो ज़रूर ही अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा मित्रों। आप इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में।